Good morning, dear students. Today we will do our topic tense. What is tense? Are tense and time equal? क्या tense और time same है? No, both are not equal. टेंस को हिंदी में काल बोल देते हैं, जो एक टाइम को डिनोट करता है, लेकिन टेंस और टाइम दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आज सबसे पहले टेंस करने से पहले पहले हम अपना ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपने टेंस करेंगे। टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेंस को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, टेंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब एंड इट इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन। यानी कि जो टेंस है वो वर्ब की एक कैटेगरी बताते हैं और जो एक्शन हुआ है, जो क्रिया हुई है, उसका टाइम बताते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट टाइम क्या है? टाइम सजेस्ट द पोजिशन ऑफ द सन एंड इट शोज द टाइम ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द रियल वर्ल्ड। कहते हैं जो टाइम है वो क्या बताता है? सजेस्ट द पोजिशन ऑफ द सन एंड इट शोज द टाइम ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द रियल वर्ल्ड। यानी कि ये पोजिशन बताता है सन की, एंड इट शोज द टाइम ऑफ ओकरेंस, भी कोई घटना घटित हुई है उसका वो कौन से टाइम में घटित हुई है रियल संसार में, रियल वर्ल्ड में, ये उसके बारे में बताता है। अब हम इसको, अभी शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई एम गोइंग टू माई होम टुमारो। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। जैसे आई एम गोइंग टू माई होम टुमारो, तो यहाँ में एम गोइंग मैंने यूज किया प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है, जबकि टुमारो हमारा फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। तो हमारा जो टेंस और टाइम क्या दोनों सेम है? नहीं हुए सेम। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आई एम टेकिंग माई एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ। आई एम टेकिंग प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है और नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ भी दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही, यानी कि टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट यूज हो रहे हैं। आई होप इट रेन्स टुमारो, यहाँ पे इट रेन्स, यहाँ पे जो रेन्स जो वर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया है, जबकि टुमारो एक फ्यूचर टाइम को यूज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये 3 एग्जाम्पल से देखा कि टेंस और टाइम बोथ आर डिफरेंट। इन नटशेल, एक संक्षेप में हम इसको ऐसे, यानी कि शॉर्ट में इसको ऐसे समझ सकते हैं, टेंस एंड टाइम। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज करते हैं, लेकिन जो टाइम है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। आई थिंक अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वैसे जो टेंस हैं, टोटल टेंस हमारे पास 12 हैं और उसके जो पार्ट हैं इंडेफिनिट, सिंपल, यानी कि टेंस को हमने 3 पार्ट में, पहले तो मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें इंडेफिनिट या फिर सिंपल बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। ये थर्ड होता हमारा परफेक्ट और फोर्थ होता हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतना पता चलने के बाद आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा किसी भी टेंस की, यदि हमें टेंस सीखने हैं तो हमें उस टेंस की हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, which verbs we will use in that tense and helping verb of that tense। यानी कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए, यानी कि किसी भी टेंस, यानी कि हिंदी से उसको इंग्लिश, हमें अगर हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना है तो हमें टेंस जो हमारा सबसे ज़रूरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोई भी टेंस हम करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट 3 थिंग्स उसमें यूज़ की जाती हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन हमें उसकी पता है, उसमें कौन सी वर्ब हम यूज़ करेंगे अगर हमें उसका पता है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी यूज़ होगी उसमें, अगर उन 3 चीज़ों का अगर हमको पता है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम कहते हैं, जैसे इसमें अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हम कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कौन सी यूज होगी?
सबसे पहले तो हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, पहचान करने के लिए, जिस हिंदी में जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसके लास्ट में ता है आ जाता है, ते है, ती है आ जाए, तो उस सेंटेंस की इंग्लिश हम उसको उसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो रूल्स हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो वर्ब्स यूज की जाती हैं, वहां पे वो वाली फॉर्मेशन और वो वाले चीजें हम वहां पे यूज करेंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इसकी वर्ब लगाएंगे तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगाएंगे। ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे डू या डज होगी। डू हम किसके साथ यूज करेंगे? जब हमारा डूअर प्लूरल होगा। डूअर मीन्स कर्ता। जब हमारा काम को करने वाला यदि प्लूरल में है तो हम वहां पे डू लगाएंगे, और यदि हमारा डूअर सिंगुलर है यानी कि अकेला है तो हम डज लगाएंगे। ही, सी, इट एंड नेम के साथ हम डज यूज करते हैं, और बाकी यू, वी, दे, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो इसमें एक बार हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन में क्या है? सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। प्लीज ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। सिंपल सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम चेक करेंगे। यानी कि जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाना चाहिए क्या हम इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? पहले हम सब्जेक्ट लगेगा, फिर डू और डज में से एक लगेगा, फिर हम उसमें नोट प्लस कर देंगे, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से आप इनको देख सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी है डू और डज हमारा। जब हम इंटेरोगेटिव किसी भी टेंस का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। तो एक बार ये फॉर्मेशन आपने याद कर ली तो ये सभी टेंसों में यूज होगी आपकी। तो डू सिर्फ हमारा चेंज क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी या हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी, लेकिन पैटर्न ये सेम रहेगा। यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीजें सभी टेंसों में सेम होंगी, तो इसलिए हमें एक बार याद करना होगा। बाकी सभी में यही चीजें यूज होती हैं। उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन अगर हम यूज करते हैं, यानी कि हम डोंट, डजंट वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसमें हमें अपने माइंड में ध्यान रखना है उस सिचुएशन में हमारा डोंट या डजंट हमारा बाहर आ जाता है और फिर हमारा सब्जेक्ट उसके बाद लगता है, ये ध्यान रखना है। यदि डू और डज की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा डू और डज पहले लग जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते हैं। लेकिन जब हम उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करते हैं तो डोंट या डजंट हम उसमें लिख रहे हैं तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगता है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात उठती है भी हम जो एस और ई एस हमें कब लगाना है और किस सिचुएशन में लगाना है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आती है बच्चों को? सिर्फ सिंपल जो सेंटेंस बनाते हैं उसी में आती हैं, क्योंकि उसमें हम हेल्पिंग सिर्फ हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब हम सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं तो हमें मोस्टली अपने माइंड में दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि जब हम सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बना रहे हैं तो एक तो हम हेल्पिंग वर्ब वहां पे यूज नहीं कर रहे, लेकिन उसके बदले में हम क्या लगा रहे हैं? एस या ई एस लगा रहे हैं। यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके प्लेस पे हम क्या लगा रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के प्लेस रिप्लेस करके हम क्या लगा रहे हैं? वहां पे एस या ई एस लगा रहे हैं। अब एस और ई एस हमें कब लगाना है? जब हमारी वर्ब के लास्ट में जो अल्फाबेट हैं वो डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो, एक्स हो और ओ हो। ये मैंने यहां पे लिख दिया, आप देख सकते हो। जैसे ड्रेस तो क्या बन जाएगा? ड्रेसेस। क्रॉस, क्रॉस का क्रॉसेस हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में डबल एस आया हुआ है इनके, तो हम क्या लगाएंगे?
ईएस लगाएंगे। यानी कि यदि हमारे वर्ब के लास्ट में डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच है, जेड है, एक्स है, ओ है, तो हम ईएस लगाते हैं। उसके बाद एस एच, जैसे वॉस, वॉसिस हो जाएगा, फ्लैश, फ्लैशिज हो जाएगा, पुश, पुशिज हो जाएगा। सी एच जैसे कैच के लास्ट में है, सर्च, टीच, वॉच। जेड क्विज, बज, विज, फिक्स। एक्स वाला देखो फिक्स है, मिक्स, कॉक्स, हॉक्स, डू, गो और इको। तो ये सब कब है, जब ये वर्ड हमारे लास्ट में होंगे तो हम डबल एस लगाएंगे। और यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि हमारी वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स और ओ आ जाए तो हम वर्ब के साथ ईएस ऐड करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखो फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अभी मैंने क्या क्लियर किया कि कब हमें ईएस और कब हमें एस लगाना है और कब हमें ईएस लगाना है। तो यहाँ पे यदि वर्ब के लास्ट में मैंने बताया भी डबल एस आ जाए, एस एच, सी एच, जेड, एक्स या ओ आ जाए तो हम ई एस लगाते हैं, नहीं तो फिर हम क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कब हमें सिंपल सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कब हमें उसके साथ एस या ई एस यूज करना है। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली मिस्टेक्स यही होती हैं। तो इसमें हमें एक छोटी सी बात ध्यान रख लेनी है, हमें एस और ई एस को अपने दो फ्रेंड मान लेना है। क्या मानना है, हमें अपने दो फ्रेंड मानना है। यानी कि एक फ्रेंड हमारा एस है और एक फ्रेंड हमारा ई एस है। फिर अपने माइंड में हमें ध्यान में रखना है, यदि हमारा अब सोचना है भी फ्रेंड की जरूरत किसको होती है, जो अकेला होता है। फ्रेंड की जरूरत किसको होती है, जो अपने आप में अकेला होता है। जो अकेला होगा उसको हम फ्रेंड दे देंगे, या तो हम एस वाला देंगे लेकिन एक देंगे, या तो एस वाला देंगे या फिर उसको ई एस वाला देंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या देखेंगे, वही बात, यदि वर्ब के लास्ट में हमारे डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स और ओ होगा तो हम क्या करेंगे, उसको देंगे ई एस वाला फ्रेंड, नहीं तो हम उसको दे देंगे एस वाला फ्रेंड। यानी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब हम सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो हम या तो हमारा दो ही टाइप की सिचुएशन मिलेंगे हमें, या तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें उसके साथ एस और एस लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि एस और एस हमारे क्या हैं, दो फ्रेंड हैं। तो वो फ्रेंड की जरूरत किसको होती है, अकेले व्यक्ति को होती है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से ज्यादा है उनको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती, तो उनको हमें एस में से और ई एस में से कुछ नहीं लगाना है। एस और एस का आई थिंक अब आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। यदि वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एस, सी एच, जेड, एक्स, ओ आ जाए तो हम ई एस लगाएंगे, नहीं तो हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब एक बात और होती है वाई से रिलेटेड, और अभी हम ध्यान में ले लेंगे भी, जब वाई के लास्ट में वाई से रिलेटेड टू रूल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। कई बार क्या होता है वर्ब के लास्ट में वाई भी आ जाता है, तो वाई का कुछ अलग होगा। यदि वाई से पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट समझते हो ना, वोवल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं। तो वोवल हमारे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जो बाकी हैं वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, रिमूव वाई। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप इजीली देख भी सकते हो। रिमूव वाई को हम हटा देते हैं और हम क्या पुट कर देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्राई, सी आर वाई, क्राई, तो वाई से पहले आर है, आर हमारा एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सी आर आई ई एस, क्योंकि वाई को हटा दिया और आई एस लगा दिया। सेम वे में ट्राई, तो ट्राई में वाई से पहले वही आ रहा है तो वाई को हटा दिया, आई एस लगा दिया। प्ले, पी एल ए वाई, अब वाई से पहले क्या है, लेकिन यदि वोवल आ जाए, सेकंड रूल क्या कहता है, यदि वाई से पहले कोई वोवल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू में से आ जाए तो हम क्या करते हैं, ओनली एस लगा देते हैं। वाई भी रहता है और सिर्फ हम अपने पास से वहां पे फिर क्या करेंगे, एस लगाएं। जैसे प्ले है, प्ले
का क्या हो जाएगा, प्लेज, क्योंकि वाई से पहले क्या है, ए आया हुआ है और ए क्या है हमारा, वोवल है। उसी प्रकार से स्टे, एस टी वाई स्टे, तो स्टे से पहले, वाई से पहले ए है, तो ए है तो एक वोवल है और वोवल के बाद वाई है, तो हमने क्या है रूल हमारा, फिर हम कुछ भी वहां से रिमूव नहीं करते, हम अपने पास से एस लगा देते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ रूल्स हमने किए। अब हम सेंटेंस बनाएंगे पहले। अब हम क्या सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सिंपल सेंटेंस। देखो 4 टाइप्स के हम सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें न तो नहीं होता है और न ही क्या होता है, यानी कि जिसमें न तो क्वेश्चन पुट किया गया होता है और ना ही निगेशन होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं होता है। जैसे राम वह खाना खाता है, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, वे खेलते हैं। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे। अब सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन मैंने पहले आपको बता दी थी कि पहले हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम एस या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब वह खाना खाता है, तो अब हम इंग्लिश बनाएंगे। तो वह हमारा सब्जेक्ट है और खाना हमारा ऑब्जेक्ट है और खाता है हमारी क्रिया है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ही, हमने पहले इंग्लिश किसकी बनानी है, पहले सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सब्जेक्ट कौन है, ही की इंग्लिश बना दी हमने। उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले हम ईट लगा देंगे, लेकिन उसके बाद प्लस एस और ईएस भी दे रखा है, तो हम पहले चेक करेंगे, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट कर देंगे, लेकिन फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे सब्जेक्ट को फ्रेंड की जरूरत है या नहीं है। तो फ्रेंड की जरूरत हम कैसे देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट अकेला है। अब हमने देखा ही होता वह, और वह तो हमारा क्या है, अकेला है। अकेला है तो अब हम इसको क्या देंगे, फ्रेंड देना पड़ेगा। तो फ्रेंड देना पड़ेगा, तो फ्रेंड हमारे पास 2 हैं, एक एस वाला फ्रेंड है, एक ई एस वाला फ्रेंड है। तो एस देखते हैं, फिर हम कौन सा चेक करेंगे, फिर हमने वर्ब को लास्ट में देखा, लास्ट में क्या है, टी। तो टी है तो हमने क्या बताया था, दोनों का झगड़ा ना हो, एस का और ईएस का झगड़ा ना हो, तो इसलिए हमने उसको झगड़े को खत्म करने के लिए डिसाइड कर लिया कि भाई वर्ब के लास्ट में डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए या ओ आ जाए, तो ईएस तुम चले जाना, नहीं तो एस कहता भाई मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे तो टी है, डबल एस भी नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, एक्स नहीं है, जेड नहीं है, ओ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस लगा दिया, और फिर हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी फूड। उसके बाद क्या है, वे खाना खाते हैं, तो वे खाना खाते हैं तो हमने सेम वे में दे ईट फूड, दे ईट, अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब हमने फिर चेक किया क्या हमारे सब्जेक्ट को फ्रेंड की जरूरत है या नहीं है। फिर हमने देखा दे मीन्स होता वे, यानी कि वे एक से ज्यादा हैं, यानी कि वो पहले घर में उनके भरा हुआ घर उनका, उनके घर में प्लेस ही नहीं है किसी दूसरे के लिए, तो वो अपने फ्रेंड को नहीं बुलाएंगे। फिर हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। जब भी आपको कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, उनको ये एस और एस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एस और एस का कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है फ्रेंड्स वाली, जो आपको कभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। क्योंकि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एस और एस हमारे 2 फ्रेंड हैं, और फ्रेंड की जरूरत कब होती है, जब हम अकेले होते हैं। जब हम अकेले नहीं होते तो हमें फ्रेंड की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इतना हमें अपने माइंड में रखना है। तो अभी हमने कौन सा सेंटेंस बनाना सीखा था, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव मतलब जिसमें नोट होगा। अब जैसे हमने हिंदी में उसको लिखा वह खाना नहीं खाता है, तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। तो हमारी फॉर्मेशन हमने पहले कर ली थी। तो फॉर्मेशन में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें भूल जाना है एस और एस का फंडा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हम इस बात को, इसमें भी बच्चे क्लियर, कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चे डू और डज भी लगा देते हैं और एस और ईएस भी लगा देते हैं वर्ब के साथ। तो ये क्या है, इससे क्या होती है, एक मिस्टेक हो जाती है, यानी कि तो वो गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डू और डज और एस और एस का झगड़ा हो चुका है। आपको कैसे याद रखना है इसको, डू डज का और एस और एस का झगड़ा हो चुका है। और जब झगड़ा हो जाता है किसी का तो वो इकट्ठे कभी एक साथ नहीं रहते, यानी कि वो या तो डू डज होगा
जहां डू डज आएगा वहां एस और ईएस नहीं लगेगा, और जहां एस और ईएस होगा वहां पे डू या डज नहीं आएगा। ये अपने माइंड में रख लेना कि डू और डज जो है इनका एस और ईएस के साथ झगड़ा हो चुका है और ये कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं। अगर आप ये बात अपने माइंड में रख लोगे तो आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ही डज नॉट, उसने बोला वह खाना नहीं खाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। उसके बाद हमने यूज क्या करना, हमारी फॉर्मेशन के में क्या था कि हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी डू और डज में से। अब डू और डज में से क्या देखना है? डू हमारा, देखो हम ईएस किसको देते, ईएस हमारा फ्रेंड था ना, और वो हम किसको देते थे? अकेले को देते थे। अब डज के साथ ऑलरेडी ईएस, यानी कि डज के साथ तो पहले ही फ्रेंड लगा हुआ है, यानी कि फिर फ्रेंड लगा हुआ है तो वो किसका है? वो तो अकेले वाले के साथ लगेगा। और डू वैसे, और डू लगेगा किसके साथ? प्लूरल के साथ, जो हमने पहले जब हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी तो तभी बता दिया था। यानी कि डू हमारा प्लूरल के साथ लगता है, डज हमारा सिंगुलर के साथ लगता है। तो हमने अब ही हमारा सिंगुलर है और इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, जिसमें पहले, क्योंकि ही को, ही में, ही जो है वो डज में क्या है? फ्रेंड पहले से लगा रखा है और ही हमारा सिंगुलर है, तो ही डज नॉट ईट फूड हो जाएगा। उसके बाद हम, यदि हमें इसका प्लूरल सेंटेंस बनाना होता तो हम क्या करते? वे खाना नहीं खाते हैं, तो दे डू नॉट ईट फूड हो जाता। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, पहले कोई भी सेंटेंस, किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस का हम यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब देखो हमारा हिंदी में सपोज करो हमारे पास सेंटेंस है, क्या वे खाना खाते हैं? तो हमने सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे, डू दे ईट फूड, क्या वे खाना खाते हैं? तो हमने क्या लगा दिया, क्योंकि हमारे पास वे हमारा प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू। तो हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम अपनी हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आते हैं, डू दे ईट फूड, क्या वह खाना खाता है? अब यहाँ पे वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, तो डज को हम बाहर ले आए, तो हमने अपना फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने अपना सेंटेंस बना लिया, डज ही ईट फूड। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव और नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? क्या वे खाना नहीं खाते? तो हम इसकी फॉर्मेशन क्या थी हमारी? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए। तो इसका सेंटेंस आप बच्चों खुद बनाओगे और मुझे कमेंट करोगे। इस जो आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है इसको मैं वैसे बता देती हूँ, फिर आपको अपना कोई और अलग सेंटेंस बनाना है। क्या वे खाना नहीं खाते हैं? डू दे नॉट ईट फूड, क्या इंग्लिश बन जाएगी? डू दे नॉट ईट फूड। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।